इस वीडियो में हम पृथ्वीराज कपूर जी के द्वारा लिए गए निर्णयों की स्टडी करेंगे, निर्णयों की जांच पड़ताल करेंगे। तो यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 4 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पहले पार्ट 4 पिछला वीडियो देख करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यदि आप जब निर्णय नहीं जानते कि राजा साहब ने पृथ्वीराज कपूर ने और राजा साहब के पास क्या डिस्कस हुआ और पृथ्वीराज ने क्या निर्णय लिया, जब आप यही नहीं जानेंगे तो आप कैसे हैं कि उनके निर्णय का जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं। तो जाइए पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो हम अब शुरू करते हैं पृथ्वीराज जी के द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच पड़ताल। तो जो पहली बात तो यह है कि पृथ्वीराज कपूर के सामने स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण और गंभीर थी कि उन्होंने निर्णय लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि पृथ्वीराज कपूर के सामने इतनी चुनौतीपूर्ण और गंभीर थी कि उन्हें निर्णय लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। राजा साहब की किसी बात से तनिक भी इधर उधर होने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो पृथ्वीराज ने डिस्कस निर्णय लिया था वो राजा साहब के कहने के बावजूद दूसरा निर्णय लिया था। जहाँ हालात ऐसे हों वहाँ तो आपको सामने वाले की बात केवल सुनना ही पड़ता है और सुनकर उस पर अमल करना है ज्यों का त्यों, यानी कि आपके द्वारा कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाता है। पॉइंट 2 है। दूसरी बात यह है कि कपूर साहब ने उसी राजा के आदेशों और अनुरोध के खिलाफ निर्णय लिए जिनकी रियासत में वे अपने नाटक का मंचन कर रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि कपूर साहब ने उसी राजा के आदेशों और अनुरोधों के खिलाफ निर्णय लिए जिनकी रियासत में वो अपने नाटक का मंचन कर रहे थे, यानी कि यहाँ वे सीधे सीधे पानी में रहकर मगर से बैर मोल ले रहे हैं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने राजा साहब के एक दो नहीं बल्कि कई यहाँ तक कि लगभग हर अनुरोध को अस्वीकार करने का दुस्साहस भरा निर्णय लिया। कोई व्यक्ति एक दो बार की अवहेलना को तो बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन बार बार की अवहेलना को बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होता है। अब तो और भी नहीं, यदि वह राजा महाराजा हुआ तो, लेकिन कपूर साहब ने इसकी भी परवाह नहीं की। चौथी बात यह है कि ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज जी एकांत में राजा साहब के आदेश के खिलाफ खड़े रहे। राजा साहब तो दरबारी आदमी थे, फिर एडीसी तो उनके साथ मुकुट की मोर की तरह हमेशा ही मौजूद रहता था। किसी के सामने अपनी बात को गिरते हुए देखना तो और भी अधिक अपमानजनक और दुखदायी होता जाता है। पृथ्वीराज इससे भी घबराए नहीं। पांचवी बात यह है कि यदि कपूर साहब राजा जी की बातें मानना भी लेते हैं, पांचवी बात यह है यदि कपूर साहब राजा साहब की बातें मान भी लेते तो कुछ ऐसा भी नहीं था कि उससे उनकी कोई बहुत आलोचना होती या जग हंसाई होती, बल्कि सिर्फ इसके विपरीत क्या पता कि राजा साहब खुश होकर कोई छोटी मोटी जागीर ही अता कर देते। उस समय के मस्त तबीयत वाले राजे रजवाड़े की ऐसे ढेर सारे किस्से सुन को मिलते हैं, कपूर साहब ने भी जरूर ही सुन रखे होंगे, लेकिन उन्होंने इस सुने हुए को भी अनसुना कर दिया। छठी बात यह है कि कम से कम हीरे की उस अंगूठी को तो वो अपने पास रख लेते, क्योंकि एक तो वह राजा जी की व्यक्तिगत चीज़ थी, फिर राजा साहब ने उनसे इसके लिए निजी तौर पर कहा भी था कि यह अंगूठी सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन यहाँ वे राजा साहब की भावनाओं तक की लपेट में नहीं आए। तब अब यहाँ हमारे सामने दो प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पहला यह है, क्या पृथ्वीराज जी ने राजा साहब के सामने जितने भी निर्णय लिए वे अलग अलग थे? और दूसरा यह है कि निर्णय आए कहाँ से, या यूँ कह लीजिए कि लिया कैसे जाए, कि या यूँ कह लीजिए कि लिए कैसे जा सकें। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि यदि आप गौर से देखें तो पाएंगे कि पृथ्वीराज जी के सारे निर्णय ऊपरी तौर पर अलग अलग दिखाई देने के बावजूद अंदरूनी तौर पर एक ही हैं। यहाँ एक ही हैं कहने का आप यह अर्थ न लगा लें कि उनका उद्देश्य राजा साहब के आदेश को ना मानना था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह अंदरूनी तौर पर एक कहने का अर्थ यह है कि वे अपने सिद्धांतों से समझौता करने के एकदम खिलाफ थे। उनके अपने कुछ विचार थे कला के बारे में और व्यक्ति के आचरण के बारे में। वे यहाँ राजा जी के खिलाफ नहीं हैं जैसा कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बल्कि वे अपने विचारों और व्यवहारों के साथ हैं, क्योंकि राजा जी के विचार और व्यवहार पृथ्वीराज के
विचार और व्यवहार से मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए कपूर साहब राजा जी के विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि ये निर्णय आए कहाँ से। इस प्रश्न का उत्तर इसमें निहित है कि क्या आपको मुगल-ए-आजम फिल्म के किरदार अकबर की याद है। ये जो कह रहे हैं मुगल-ए-आजम फिल्म के किरदार अकबर की याद है, इस बुक का पिछला टॉपिक है और मैंने इस पर आपको समझा चुका हूँ, तो इसके लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। उस फिल्म में अकबर बने हैं यही पृथ्वीराज कपूर हैं। उस फिल्म में अकबर बने हैं यही पृथ्वीराज कपूर हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उन्हें ध्यान से देखिए, लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर, रौबदार व्यक्तिगत गंभीर आवाज़, चेहरे पर एक स्थायी दृढ़ता, चाल में हाथी सी लापरवाही किंतु ठोसपन, मूंछों से निकलती हुई आत्मविश्वास की किरणें तथा आंखों में एक अजीब किस्म निडरता। भले ही इतिहासकार व्यक्तित्व इन रेखाओं को सम्राट अकबर व्यक्तित्व ना माने, लेकिन आपको फिल्म जगत का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस बात को ना माने कि यही पृथ्वीराज कपूर का व्यक्तित्व था। लोग कहते हैं कि इस मायने में पृथ्वीराज जी गजब की ईमानदार थे कि वे अंदर से जैसे थे बाहर से भी वैसे ही दिखाई देते थे। तो क्या आपको पृथ्वीराज साहब के इन सभी निर्णयों में उनके इसी व्यक्तित्व की छाया दिखाई नहीं दे रही है। उनके चरित्र की छोटी सी भी कमजोरी, छोटा सा भी छिद्र तथा छोटी सी भी अस्थिरता उनके सारे निर्णयों को उल्टवा दे रही है, उल्टवा सकती थी। लेकिन यहाँ उलटवाने की बात तो दूर, हमें उनमें तनिक सा कंपन तक नहीं दिखाई देता है कि सारे निर्णय लोहे की भारी भरकम गोलू की तरह ठोस तथा ध्रुव तारे की तरह एकदम अटल दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें यदि हम चाहे कि और कोशिश करें तो महसूस कर सकते हैं कि एक लीजे व्यक्ति का मालिक जो सिद्धांतहीन, स्वार्थी और लालची है, कभी भी ऐसे निर्णय ले ही नहीं सकता जो पृथ्वी जी ने और जो हमारे सरदार भगत सिंह ने उस समय लिया, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के पास अपने जीवन दान के लिए क्षमा पत्र भेजने के लिए अपने पिता के प्रस्ताव को तत्क्षण ही टुकड़ा दिया था। मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, यहाँ आप थोड़े से भावुक होकर, थोड़े से अतिरिक्त संवेदनशील होकर जरा यह सोचने में थोड़ा समय लगाने का कष्ट करें कि सचमुच में इस तरह के बड़े ठोस और अमरत्व के वरदान से भरे हुए इन अद्भुत निर्णयों को लेने के लिए कितने अधिक दुस्साहस और कितनी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती। इस तरह के निर्णय लेना एक प्रकार के ज़िंदगी की चौपड़ और भविष्य के पासे फेंकने जैसा होता है, लेकिन ये पासे उन्हीं हाथों को चूमते हैं जो हार या जीत की परवाह किए बिना केवल पासे फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। मुझे लगता है कि ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हमारे दिमाग में और हमारी आंखों में हमारी तस्वीर, ज़िंदगी की तस्वीर बिल्कुल साफ हो। लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे दिमाग में और हमारी आंखों में हमारी ज़िंदगी की तस्वीर बिल्कुल साफ हो। यहाँ मेरे इस बात से कतई कोई वास्ता नहीं कि किसी की ज़िंदगी की यह तस्वीर कितनी महान है। लेखक कह रहे कि मैंने इस बात पर नहीं गौर किया कि किन व्यक्ति की ज़िंदगी की तस्वीर कितनी महान है, बस उस व्यक्ति की ज़िंदगी की तस्वीर कितनी साफ है, बात इस पर चल रही है। यहाँ कितनी ओछी है, वह इन दोनों में से चाहे जो भी हो या इनके बीच की असंख्य डिग्रियों में से कोई भी हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वह तस्वीर जितनी धुंधली होगी और जितने हिलने डुलने वाली होगी, हमारे निर्णय भी उसी अनुपात में स्पष्ट और अस्थिर होंगे। तब हम अपने ही द्वारा लिए गए अलग अलग निर्णयों में वैसी कोई एक सूत्रता नहीं ढूंढ पाएंगे जैसे हमने पृथ्वीराज जी के निर्णयों में ढूंढ ली थी। निर्णय उबड़ खाबड़ दृश्य वाले होंगे, उनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। आज के निर्णय का मुंह यदि पूर्व दिशा में है तो कल के निर्णयों का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। इसी प्रकार ये बहुमुखी दिशाएं वाले निर्णय, चाहे वो कितने भी सही क्यों ना हो, हमें किसी सही बड़ी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं।